जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं कर्नल मयंक चौबे सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू अमर जी। सर बहुत धन्यवाद, आपने एक बार फिर से हमारे शो के लिए समय निकाला है। सर हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से, इनफैक्ट कहना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि पूरे ही एशिया में इस तरह के हालात हैं। सबसे पहले हमने श्रीलंका में देखा इस तरह का रिजीम चेंज ऑपरेशन, लोग सड़कों पे आए, संसद जलाया और ये सारा कुछ। फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी हमने देखा सड़कों पे लोग उतरे, फिर बांग्लादेश के बाद अब नेपाल और टर्की, इंडोनेशिया, सब जगह एकदम बवाल मचा पड़ा है। इनफैक्ट फ्रांस तक में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आखिर आप इन सारी चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? क्या चल रहा है? अचानक पूरे दुनिया में रिजीम चेंज होने लग गया, सारे लोग एक अचानक से परेशान हैं सरकारों से। इज इट नॉर्मल? अंबर जी, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि एक तरीके से पूरे विश्व में एक हाहाकार सा मचा हुआ है। लोग जो है या तो बदलाव चाह रहे हैं या बदलाव ला रहे हैं या बदलाव के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। ये तीन चीजें जो है ये साथ साथ चल रही हैं और इन सब चीजों में हम ये क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं कि ये बदलाव जो है ये स्वयंभू आ रहा है या इसको कोई फोर्स ला रही है। जैसे बांग्लादेश का बड़ा क्लियर था कि जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस साहब गद्दी पर आसीन हुए थे, तो उनको एक तरीके से अमेरिका का वरद हस्त प्राप्त था और वो आके वहां बैठे थे। उसी प्रकार से आपने जिक्र किया है नेपाल का। अभी नेपाल का बड़ा फ्रेश केस चल रहा है, हमारे सामने है। नेपाल की सिचुएशन को समझने के लिए अंबर जी थोड़ा सा हमको हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। नेपाल की हिस्ट्री जो है वो मोनार्की के इर्द गिर्द बुनी हुई है। पहले वहां पर देखिए, बहुत पहले गोपाल है, महिषपाल है, किराटा है, इस प्रकार के साम्राज्य थे वो चल रहे थे। लेकिन सबसे पहला साम्राज्य जो वहां पर आया वो था लिच्छवी रूलर्स का, जो कि 400 से लेकर 750 ईस्वी तक वो राज्य चला था। और इन्होंने प्रॉपर गवर्नेंस की नींव रखी थी। आर्ट फॉर्म कैसे होंगे वो बताए गए थे और ट्रेड किस प्रकार से होगा वो बताया था। आते हैं झट से फिर हम 12वीं सदी से 18वीं सदी के बीच में, जहां की मल्ल शासकों का राज्य था नेपाल के ऊपर। इन्होंने क्या किया था, काठमांडू, पाटन, भक्तिपुर, इन सबको चीजों को एक किया था। इन्होंने आर्किटेक्चर पर विशेष ध्यान दिया था और नेवाड़ कल्चर को इन्होंने बढ़ावा दिया था। उसके बाद में आती है शाह डायनेस्टी। शाह डायनेस्टी शुरू होती है 18th सेंचुरी के बीच में। अब जो है थोड़ा नोट करने लायक हो गया है, क्योंकि शाह डायनेस्टी के सबसे बड़े रूलर थे किंग पृथ्वी नारायण शाह। किंग पृथ्वी नारायण शाह जो थे, इन्होंने पूरे मल्ल खानदान, मल्ल साम्राज्य को एकत्रित किया था, यूनिफिकेशन किया था उसका। 1769 में इन्होंने काठमांडू को कैप्चर किया। इन्होंने अपने राज्य का काफी विस्तार किया था, लेकिन अंग्रेजों के साथ लड़ाई में ये 1816 में इन्होंने एक फेमस सुगौली ट्रीटी जो थी वो साइन की थी, हारने के बाद में अंग्रेजों से। शाह शासकों के बाद में एक नई किस्म की एक रूलिंग मेजोरिटी ऊपर उभर के आई थी और वो थी राणा डोमिनेशंस की। राणा डोमिनेशन बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज थी इनके हिस्ट्री में, जो कि रूलर थे लेकिन मोनार्क्स नहीं थे, राजा नहीं थे वो। तो राणा के जो वंशज थे एक के बाद एक वो रूल तो कर रहे थे नेपाल को, और शाह खानदान जो है वो एक तरीके से मोनार्क चल रहा था, लेकिन उसका केवल फिगर हेड थे मोनार्क्स। रूल जो था वो राणास का चल रहा था। ये चला था 1846 से लेकर 1951। 1951 इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि 1951 में ये माना गया कि जितने भी राणा जो हैं इनको हटाया जाए और मोनार्की को वापस वहां पर एस्टेब्लिश किया जाए। यहां पे शुरू होती है अब के आंदोलन की जड़। इनका मूवमेंट शुरू हुआ था, जयतु संस्कृतम मूवमेंट था ये। जयतु संस्कृतम मूवमेंट जो था संस्कृत स्कूल से शुरू हुआ था नेपाल के 1947 में, और 1951 में जाकर राणास के आधिपत्य को समाप्त करके मोनार्की को फिर वापस गद्दी पर आसीन किया गया था। पॉइंट टू बी नोटेड, स्टूडेंट्स का मूवमेंट था ये, और इन्होंने एक तरीके से अपने देश की पॉलिटी में कदम रखा था। होता क्या है कि अगर आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती हैं तो कोई ना कोई तो इस मूवमेंट को लीड करता है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो थे वो लीड कर रहे थे। यहाँ पर नींव पड़ती है स्टूडेंट्स के आंदोलन की, और हम आज देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स जो थे
जैसे कि आपने जिक्र किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ओली के घर को रैंसैक किया, ये सर मैं वो घेराबंदी की। आपको वीडियो को ऐड भी कर देती हूँ। तो जी सर, ये वीडियो है जिसमें हम देख रहे हैं कि पीएम ओली का और साथ ही अदर पॉलिटिशियंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके घरों को जलाया गया। जी सर, यू मे कंटिन्यू प्लीज। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज ये आती है कि नेपाल में किंग महेंद्र के टाइम की बात थी। उन्होंने एक तरीके से मोनार्की को बिल्कुल एस्टेब्लिश कर दिया था, पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर दिया था और पंचायत सिस्टम की नींव रखी थी। तो पंचायत सिस्टम जो है वो डायरेक्टली काम करता था, यानी कि पूरी तरीके से किंग का वहां पर वर्चस्व था। पॉलिटिकल पार्टी जो थी, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे वो कम्युनिस्ट थी, दे वर ऑल बैंड। अब स्टूडेंट्स यूनियन काम करती थी और कैंपसेस में सारे के सारे निर्णय फैसले जो है वो हुआ करते थे जो कि पॉलिटिकल थे। यानी पॉलिटिकल स्पेस जो थी श्रिंक होकर कैंपसेस में जाके पहुंच गई थी। तो आप देखेंगे किस प्रकार से नेपाल की राजनीति में स्टूडेंट्स का जो है बहुत बड़ा रोल रहा है। 1990 में एक जन आंदोलन स्टार्ट होता है और ये कहता है कि वापस से मल्टी पार्टी सिस्टम को देश में आना चाहिए। ये आप देखिए बिल्कुल इतर था, पहले वो मोनार्की को लेकर आए थे, पर 1990 में आके वो जन आंदोलन का जिक्र करते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो फिर से आना चाहिए था। अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जून 2001 की डेट जो है वो सभी को ध्यान होगी, किस प्रकार से क्राउन प्रिंस दीपेंद्र जो थे, कहते हैं कि उन्होंने गोलियां चलाई थी और पैलेस में बिल्कुल खून से रंग दिया गया था। उसमें किंग बीरेंद्र, क्वीन ऐश्वर्या और जितने रॉयल्स जो थे वो खत्म हो गए थे उस शूट आउट में। और बाद में जो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र थे, इन्होंने अपने आप को गोली मार दी थी और ये कोमा में थे। लेकिन होता है कि भाई राजा का जो वंशज है वो राजा बनेगा, तो ये कोमा की स्थिति में राजा जो था वो मनोनीत कर दिया गया था। हालांकि इनके बाद में किंग ज्ञानेंद्र जो थे वो राजा बनकर आगे आए थे। अच्छा, 2005 में किंग ज्ञानेंद्र क्या करते हैं कि पार्लियामेंट को डिसमिस कर देते हैं और सारा का सारा कंट्रोल जो है वो अपने पास में ले लेते हैं। इनके कंट्रोल में लेने से फिर अनरेस्ट जो है वहां पर नेपाल में शुरू होता है। नेपाल में अनरेस्ट चल रहा है, माओइस्ट जो है वो इस समय उभर कर सामने आ रहे थे और 2006 में पीपल्स मूवमेंट जन आंदोलन 2 जो है वो स्टार्ट होता है। और जन आंदोलन 2 में किंग ज्ञानेंद्र को अपनी तख्ता जो है वो छोड़ना पड़ता है, पार्लियामेंट को दोबारा से गठित करना पड़ता है। वो 2008 में सब कुछ हैंड ओवर करके पैलेस को खाली करके चले जाते हैं। पैलेस को म्यूजियम बना दिया जाता है। 240 साल की मोनार्की के बाद में नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है वो गठित होती है, नया इनका कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जाता है। नेपाल की राजनीति में स्टूडेंट्स का जो रोल था वो बहुत ही घुला मिला रहा है। कभी वो चाहते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम हो और कभी वो चाहते हैं कि मोनार्की दोबारा से एस्टैब्लिश हो। देखा जाए तो कम्युनिस्ट के आने के बाद में नेपाल ने अपने आप को एक सेकुलर स्टेट जो था वो घोषित कर दिया था। अदरवाइज नेपाल जो था वो पूरी दुनिया का एक अकेला हिंदू किंगडम हुआ करता था, लेकिन उन्होंने अपने आप को फिर एक सेकुलर स्टेट घोषित कर दिया था। ये स्टूडेंट्स अनरेस्ट जो है ये दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे एक कारण है नेपाल की जो एक मोनार्की की जो हिस्ट्री है उसको दोबारा से लेकर आना, एक जो हिंदू अस्मिता है नेपाल की उसको वापस से बरकरार करना, नेपाल को फिर से एक हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित करना। और नेपाल में वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से वेस्टर्नर्स का दखल हो रहा है। ये बात किसी से लुकी छिपी नहीं है कि वेस्ट से जो है पैसा आता है और स्टेप बाय स्टेप लोगों को कन्वर्जेंस की ओर लेके जा रहा है। कन्वर्जेंस कैसे करते हैं? पहले तो अपने धर्म में उनकी आस्था खत्म करके उनको एथिस्ट बनाया जाता है, यानी वो किसी धर्म का पालन नहीं करते। और दूसरा स्टेप आता है उनको कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में। तो इस स्टेप को देखते हुए भी स्टूडेंट्स में काफी रोष है कि वो उनके नेचुरल कल्चरल फैब्रिक को चेंज कर रहे हैं। बाकी जो चीजें हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम, उनके एजुकेशन सिस्टम, उनके हॉस्टल्स की वो सब चीजें जो है वो धीरे 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 एड ऑन करती जाती हैं। और फाइनल स्पार्क आपको ध्यान होगा कि सोशल मीडिया पर रोक जो थी वो
लास्ट नेल इन द कॉफिन के रूप में साबित हुई और स्टूडेंट जो थे वो बेकाबू हो गए। देखने जी। वाली बात है, इस आंदोलन का कोई फेस नहीं। बिल्कुल सर। लेकिन सर हम जो ओवरऑल पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से कई दर्जन युवा मारे जा चुके हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं, सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है और अब तो खबर ये है कि ओली देश छोड़कर जा सकते हैं। साथ ही साथ और भी जितने भी उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, सब ने ऑलमोस्ट रिज़ाइन कर दिया है। सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश की तरह ही हालात हो जाएँगे? किस तरह का अब आगे अभी सिचुएशन नेपाल में होती नजर आ रही है? अंबर जी, जैसे आपने देखा था बांग्लादेश में शेख हसीना वाजेद के पास में कुछ था नहीं, टाइम नहीं था। उनको आनन-फानन में देश को छोड़ना पड़ा, त्रिपुरा लैंड करती हैं, त्रिपुरा से वो एयरक्राफ्ट पे दिल्ली आ जाती हैं, कहीं भी चली जाती हैं। इस समय हालत ऐसी है कि प्राइम मिनिस्टर ओली जो हैं, वो आज शाम को 6 बजे अपने मंत्रिमंडल के साथ में मंत्रणा करने जा रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा। उन्होंने इन द इंटरिम ये अनाउंस किया है कि जितने भी सोशल मीडिया पर जो रोक लगी थी, उसको हटा लिया जाए। यानी सोशल मीडिया फिर से बहाल कर दिया जाए। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। एक तरीके से हो सकता है रिकंसिलिएशन मोड में हो जी। और ये भी हो सकता है वो पार्लियामेंट के साथ में मंत्रणा करके बोलें कि भई हम नेगोशिएट करते हैं स्टूडेंट्स के, इनके लीडर्स को सामने बुलाया जाए। क्योंकि कोई भी जी। प्रॉब्लम है, वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम नहीं रह सकती। उसका सॉल्यूशन जो है निकलना लाज़मी है और सॉल्यूशन जो है वो टेबल टॉक से ही निकलता है, बातचीत से निकलता है और उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन होता नहीं है। तो जहाँ तक मेरा सोच है, मैं तो ये सोचूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ओली जो हैं, वो स्टूडेंट लीडर्स के साथ बैठकर मंत्रणा करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनको वे करेंगे और हो सकता है कि ये कोई जॉइंट कमिटी जो है वो गठित कर दी जाए, जो इनको देखेगी, स्टडी करेगी और किस तरीके से इनके डिमांड्स को फेज़ मैनर में एक्सेप्ट किया जाए, कौन-सी डिमांड्स को किया जाए एक्सेप्ट, वो सब चीज़ हो सकता है ऐसा हो, ये मेरा सोच है। आगे क्या हो सकता है ये भी फैसला कर दें कि भई हम देश को छोड़ के उत्तर की ओर भागेंगे। क्योंकि एक टाइम था जब नेपाल की मोनार्की ने बोला था कि वी आर द यैम बिटवीन 2 रॉक्स। 2 रॉक जो थे वो चाइना और इंडिया हैं और नेपाल जो है बीच में एक तरीके से दीवार बनकर खड़ा हुआ था दोनों के। तो कुछ नहीं कह सकते क्या हो सकता है। ओली साहब का हमें ये मालूम है कि उनका झुकाव जो है वो चाइना की तरफ है। अभी आपको ध्यान होगा कि एससीओ की मीटिंग हुई थी। वर्ल्ड लीडर्स वापस आ गए थे, कुछ लीडर्स वहाँ रुके थे और चाइना की एक हिस्टोरिक परेड हुई थी। तो उस परेड में प्राइम मिनिस्टर ओली जो थे वो एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के रूप में वहाँ पर मौजूद थे। तो ओली साहब का झुकाव चीन की तरफ है और ओली साहब ज़रूर चीन से डिक्टेशन भी कुछ ले रहे होंगे कि अब का क्या किया जाए। तो ओनली टाइम विल टेल क्या होगा। इस समय देखिए अब से 4 घंटे के अंदर ही अंदर जो है फैसला जो है वो आ जाएगा, देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल, लेकिन सर बाकी और जो हम देशों में होता हुआ देख रहे हैं, इंडोनेशिया है, टर्की है, फ्रांस है, इस सब सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? इनफैक्ट भारत में भी हमने देखा ऑपरेशन 37 की बात करें और लगातार राहुल गांधी मलेशिया में है, एलेक्स सोरोस भी वहीं पे हैं, सारा कुछ हो रहा है। ओवरऑल ये सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इस समय बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से बना हुआ है कि 1886 में एक फेबियन सोसाइटी नाम से एक संगठन था, वो गठित किया गया था और फेबियन सोसाइटी से जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते आएँगे कुछ चीज़ें जो हैं वो जिक्सॉ को बिल्कुल साफ कर देंगी आपके सामने। क्योंकि फेबियन सोसाइटी जो थी उससे पैदा होती है ब्रिटिश लेबर पार्टी और ब्रिटिश लेबर पार्टी में आते हैं लॉर्ड क्लेमेंट एटली। लॉर्ड क्लेमेंट एटली का हम सबको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था और ये भी कहते हैं कि भारत तक़सीम भी हुआ था उस समय, तो उस समय ये प्राइम मिनिस्टर होते थे और फेबियन सोसाइटी का एक नियम था कि जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जिस पर भी अंग्रेज़ों का आधिपत्य है, उनको हम आज़ादी दे दें लेकिन उसके अंदर हमारी रेजिम जो है वो हमारे जो पिट्ठू हैं, वो उस देश को चलाएँ। जिससे कि हम लोगों को ये दिखा सकते हैं कि इनको हमने आज़ाद कर दिया है। ये अपना रूल खुद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बोलबाला जो है वो हमारा रहेगा। ध्यान आपका मैं आकृष्ट करूँगा 18 मई 2014 के द गार्जियन न्यूज़पेपर की ओर। द गार्जियन न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में ये छपा था कि टुडे इंडिया हैज़ फाइनली गेन्ड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। तो गार्जियन न्यूज़पेपर जो है वो कोई चीज़ हवा में नहीं छापता है। व्हाट वाज़ द रीज़न कि इन्होंने ये लिखा था कि हमने ये आज़ादी उस समय हासिल की है।
तो क्या लॉर्ड क्लेमेंट एटली फेबियन सोसाइटी की बात को चला रहे थे कि आजाद कर दें, हमारी पिट्ठू रहे वहां पर, एंड फाइनली जो है वो चेंज यहाँ पर आता है। और मैं बड़ी कोशिश कर रहा था देखने की कि प्राइम मिनिस्टर ओली का क्या फेबियन सोसाइटी, और दूसरा है प्रोग्रेसिव अलायंस। प्रोग्रेसिव अलायंस जो है वो 140 देशों की 140 पॉलिटिकल पार्टीज का एक संगठन है, और उनकी एक जॉइंट एजेंडा चलता है। और जॉइंट एजेंडा जैसे मैं आपसे बात करूंगा आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा, वो इंडिकेट करेगा कि उनका जॉइंट एजेंडा जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में भी है। क्योंकि हमारे देश की दो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस अलायंस का पार्ट है, और इन दो पॉलिटिकल पार्टीज में से एक के नेता जो हैं वो इसकी प्रेसिडियम के मेंबर है। इस प्रेसिडियम में 9 लोग हैं शामिल, उनमें से एक नेता जो है वो हमारे देश में है इस समय, और एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं। तो इसका एजेंडा जो है वो है राइट विंग गवर्नमेंट्स को अपरूट करना, उनको हटाना, एलजीबीटीक्यू फिलॉसफी को फोर्सफुली लागू करना, इक्वालिटी इक्वालिटी द ट्यून की रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं ये। अब जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा आपको पता लग जाएगा कि मैं किस पार्टी के मैनिफेस्टो की ओर जा रहा हूं। तो जी। ये सब चीजें जो हैं ये इनके एजेंडा में लिखी हुई हैं प्रोग्रेसिव अलायंस की, और उसको फॉलो कर रहे हैं। आपने जिक्र किया एक नेता प्रतिपक्ष जो थे वो मलेशिया गए थे, और वो जाकर अलेक्जेंडर सोरोस से जाकर उनकी भेंट हुई थी। हो सकता है उनकी भेंट उस व्यक्ति से हुई हो जिसको कि अभी अभी एड्स की बीमारी जो है लगी है। कुछ कह नहीं सकते। जी। जी बिल्कुल। तो कुछ भी संभव है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतवासी जो हैं एक बार अपनी हिस्ट्री को पढ़ें और दुनिया की हिस्ट्री को भी समझें कि कौन कहां से आ रहा है और कौन क्या बात कर रहा है, उस बात के पीछे मकसद क्या है। हम्म। ऐसा क्यों है कि हमारे देश में अचानक सबका रुख बदला और सब जो है एक साथ पीछे पड़ गए कि इस देश में हम सब असहिष्णु हैं। जिस देश में सारे रिलीजियस जो है वो पीसफुली रहते हैं, हर देश में हाहाकार मचता है। हमारे यहाँ देखिए, ये मैं नहीं कहता कि हमारे देश में सब कुछ पीसफुल है, बर्तन सर होंगे रसोई में छोटा-मोटा दो तो हो फटके। जाता है ऑफ कोर्स, जी, सब घर में, जी, फैमिली में, बहन-भाई, माँ-बाप, बच्चों में, सब में बिल्कुल, होता है। जी। तो अगर कुछ भी होता है तो हम आपस में बैठ के उसको सुलझा लेते हैं, कोई चीज़ बाहर नहीं जाती है। परंतु घर की जो है वॉशिंग डर्टी लिनेन इन पब्लिक जो है, इट इज़ नॉट वारंटेड। मेरे देश के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति बाहर जाके कोई बात करेगा तो मुझे पसंद तो वो नहीं आएगा, और मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस व्यक्ति के बारे में सबको आगाह करूं और सबको सचेत करता चलूं कि ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें। कोई भी है, कुछ भी है। देखिए आपने बड़ा प्यारा तिरंगा बना रखा है अपने स्क्रीन के ऊपर। मतलब इस रंग के कॉम्बिनेशन को देख के ना दिल में एक भावना उठती है कि हम इस मिट्टी से आए हैं, और ये रंग जो है इस चीज का द्योतक है। हम इस रंग के साए में पले बढ़े हैं, और कोई इस रंग को बदरंग करने की कोशिश करेगा तो माफ कीजिएगा, मेरी ट्रेनिंग ऐसी है और मेरी सोच ऐसी है कि मैं उसको पसंद तो नहीं करूं। सर जी उसको अंबर। मिट्टी में मिला दिया जाएगा, सीधी-सी बात तो ये जी, है, और जी, ये जी, हर एक भारतीय का विचार और भावना है। लेकिन सर सबसे जी, बड़ी बात ये है कि अब तो सर इतना क्लियर हो गया है सारा कुछ। आज से अगर हम 10-12 साल पहले चले जाएँ तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि आखिर सारा कुछ जो चल रहा है वो क्यों हो रहा है। हम आज भी गरीबी हटाने के नारे ही सुनते रहते हैं, गरीबी हटती नहीं है। लोगों को बस गरीबी और महँगाई की बात ही चलती रहती थी। लेकिन सर जो भारत की तरक्की नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? चाइना के साथ 2008 में क्या एग्रीमेंट हुआ? आप देश विरोधी ताकतों से मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप पब्लिक फोरम में, इनफैक्ट देश विरोधी ताकतें खुद ट्वीट लिखती हैं कि हमको राहुल हम्म, गांधी चाहिए भारत में पीएम। अब तो हम्म, इतना इस हद तक बातें खुल गई हैं, ऐसे में सर कितना अहम हो जाता है लोगों के लिए ये समझना कि जो आज हम एक क्रूशियल टाइम से गुज़र रहे हैं, क्योंकि हमने एक स्टैंड लिया हुआ है यूएस ट्रेड पॉलिसी के खिलाफ, और भारत अपने ऑल्टरनेटिव्स पहले से ही तलाश कर रहा था, तैयारियां भारत की बेहतर है। ये सब हम आज से 12-14 साल पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे कि अगर भारत पे टैरिफ लगता है तो भारत इतनी मजबूती से एक अपने ग्राउंड्स पे रहता है और बड़ी ताकतों को पूरी तरह से आइसोलेट कर सकता है। सर ऐसे में वोट चोरी और ये हो गया वो हो गया, सारा कुछ जो चल रहा था, आज सारी चीजें क्लियर हो रही है। राहुल गांधी की बहुत ज्यादा फजीयत होती जा रही है। जनता को क्या कहना चाहेंगे सारे इन सारी चीजों को लेकर आप? जनता जो है वो अपने आंख और कान खोल के रखे, और स्वयं बोध और शत्रु बोध
दोनों की जानकारी जो है वो रखे कि कौन कहां से क्या बात कर रहा है। आपने जिक्र किया है इस समय टैरिफ वॉर का। वॉर जो होती है दो पक्षों के बीच में होती है, ये वॉर नहीं थी, ये एक तरफा असॉल्ट कह सकते हैं उसको। और अंबर जी, देखने वाली बात जी, और बड़ी प्यारी चीज हमने देखी, प्रधानमंत्री मोदी एक चीज का बात बार बार करते हैं, वो है नया भारत। इस पूरे असॉल्ट में नया भारत ने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए। सरकार ने कोई बयान नहीं दिया, सरकार के किसी व्यक्ति ने कोई भी बात नहीं कही, कोई इशारा भी नहीं किया। हमारे जनता जो थी, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका को दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। मैं गलत शब्दों का प्रयोग करूंगा कि हमने ये दिखा दिया कि आप कहां टिकते हैं, आपकी सोच जो है वो कितनी निकृष्ट है, और हम कितनी ऊंची सोच रखने वाले हैं। देखिए वो बात उन्होंने, वो कौन से थे वो, नवारो या नवानो जो भी थे, पीटर नवारोस जी सर। हाँ पीटर नवारो। तो पीटर पे पता नहीं क्या क्या वार दिया उन्होंने, और उन्होंने आके जो है कुछ उल नहीं, वो जलूल बोल रहे पता, पीटर पिन नवारो, कुछ नवारो उस पे, वो हाँ कुछ इज नवारो तो बट पर नथिंग। उन्होंने, तो वो श्रीमान जी जो थे वो वही बात बोल रहे थे जो कि कास्ट सेंसस की बात यहाँ पर की जाती है। जी। तो देखिए साज अलग अलग थे, लेकिन सुर जो थे वो एक से दिख रहे थे हमें। तो भारत की जनता इस चीज को पहचान रही है, और नया भारत ने इस समय ऐसी कहते हैं कि घुमा के थप्पड़ मारा है इन शक्तियों को, और दिखा दिया है कि हम जो हैं वो शांत रहते हैं, परंतु हम देखते समझते सब कुछ है, और समय आने पर हम अपनी बात जो है वो फोर्सफुली रख सकते हैं। उन भाई साहब ने बोला था, वेम्पायर का जिक्र किया था उन्होंने। भारत को तो नहीं बोल पाए थे, इतनी हिम्मत नहीं हुई थी उनकी, चीन को बोला था उन्होंने, परंतु लुके छिपे तरीके से ब्रिक्स को उन्होंने वेम्पायर बोल दिया था। तो मैंने एक छोटा सा लेख लिखा था वो आज, और उसमें मैंने ये जिक्र किया था, भारत जो है वो उगता हुआ सूरज है, और उगता हुआ सूरज के आगे कोई भी वैम्पायर टिकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैम्पायर आप होंगे, मैं उगता हुआ सूरज हूं, और मेरे आगे आप जैसे वैम्पायर जो है वो टिक नहीं सकते। तो इसलिए कोशिश भी मत कीजिएगा। ये 1.4 बिलियन की नया भारत है। आप अकेले या आपके जितनी भी पीढ़ियां आती हैं या गई हुई हैं, उनमें क्षमता नहीं है इसको झुकाने की। वो दिन लद गए जब भारत जो था वो डॉजियर बनाता था और अमेरिका को बोलता था कि हम पे ये हमला हो गया। इस समय हम डोजियर नहीं बनाते, डोजियर को हम रखते हैं परे, पहले एक्शन लेते हैं और फिर बताते हैं कि हमने क्या एक्शन लिया है। तो एक तरीके से भारत ने दिखाया है कि हमारी शक्ति क्या है, हमारा आत्मबल क्या है। और बड़ा देख के इस समय अच्छा लगता है कि हर भारतीय ने एक जिम्मेवारी से काम किया और फैसला किया कि ये लड़ाई जो है ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये एक आम नागरिक की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है हम हर हालत में जीतेंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज जो थी वो इस चीज में निकल के आई। इन्होंने कोशिश की थी देश को तोड़ेंगे, और मुंह की खाई, और देश टूटने के बदले और एकजहत हो गया, जुड़ गया आपस में। ओली ने रिजाइन कर दिया, मेरे पास में अभी भी मैसेज आया है ये। जी सर, वो बस जी, यही था कि कभी भी हाँ जा भागने सकते की, हैं। भागने की तैयारी कर रहे हैं। और शायद यूएई वो जाने वाले हैं। और हाँ, इसके बाद सर, जैसे एज ये ताज़ा तरीन अपडेट है, तो अब सर स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है नेपाल में? क्या कुछ हमें नजर आएगा? सर सब क्लियर हो गया, ओली ने रिजाइन कर दिया? अगर देखिए स्टूडेंट्स का रुझान उस तरफ है जहां तक मेरी सोच जा रही है, तो हम नेपाल में मोनार्की को वापस आता हुआ देखेंगे। नेपाल में जो ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो गठित की थी 2008 में, ये मेरे ख्याल से उनको दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करेंगे, और हुँ। मोनार्की को कुछ ना कुछ वहां पर, बेशक सेरेमोनियल ही सही, कुछ ना कुछ पद देंगे, और नारायण हिती पैलेस जो है वो फिर से आबाद होगा जहां तक मेरा ख्याल है। और हो सकता है नेपाल जो है वापस दुनिया का एकमात्र हिंदू किंगडम बन के उभर कर आए, क्योंकि कोई भी मूवमेंट जो है वो बिना उद्देश्य के नहीं होता। उस उद्देश्य जो है वो मुझे हो सकता है यहाँ यही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है मुझे कोई उद्देश्य वहां पर दिखाई दे नहीं रहा है किसी स्टूडेंट मूवमेंट का, कि क्यों आखिर किया जाएगा। तो ओली साहब का जैसा कि खबर आई है कि वो बाहर का रास्ता देख रहे हैं। मैं तो सोचा था कि 6 बजे उनकी मीटिंग होगी, उसमें कुछ निर्णय लेंगे, लेकिन अभी ये आ गई है खबर, जो है सोर्सेज जो है वो मेरे बता रहे हैं ये। जी सर, वो जब हम लोग मैं स्टार्ट कर रहे थे प्रोग्राम, उससे पहले ये खबर थी कि वो रिज़ाइन कर सकते हैं, और अच्छा, करते-करते उन्होंने कर दिया है। कर और दिया। वही था कि उनके मंत्रिमंडल में काफ़ी सारे लोगों ने कर दिया है, और वो भी कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं और देश छोड़ के जा सकते हैं।
और अब इससे ये तय हो गया है कि रिज़ाइन दे दिया है तो वो देश भी छोड़ देंगे, क्योंकि स्थिति वहाँ पे काफ़ी गंभीर हो गई है। कई सारे मंत्री, नेताओं और पीएम ओली उनके घर को जलाया जा चुका है, और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो करप्ट नेता ओन करते हैं उसको पे भी स्टूडेंट्स जो हैं उसको जला रहे हैं। कई दर्जन स्टूडेंट्स जो युवा हैं वो मारे जा चुके हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं, 350 से ऊपर लोग घायल हो चुके हैं। तो ऐसे में स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। सो ये जो हालात उभर रहे हैं, इसका हम असर कुछ भारत पे भी देखेंगे, नेपाल, क्योंकि सिंस बिहार और उत्तर प्रदेश से थोड़ा उनका बॉर्डर सटा है, चुनाव में कुछ असर तो नहीं पड़ेगा उधर से? देखिए हमारे हित में है कि जो सरकार वहाँ पर हो, हुँ, वो कम से कम हमारे साथ में मधुर संबंध रखे, ऐसी सरकार हुँ, हम देखना वहाँ पर चाहेंगे। और हर कंट्री चाहेगा उसका नेबरहुड जो है वो पीसफुल हो। तो भारत सबसे पहले चाहेगा कि नेपाल में पीस दोबारा से लौट कर आए, और प्रोसेस जो भी है, चाहे वो जो भी इख्तियार करते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। देखिए, हमारे देश की पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते। तो हम एज अ नेशन हमेशा ये देखेंगे कि नेपाल में शांति रहे, और हुँ। वहां पर जो भी चीज आए वो स्टेबिलिटी लेकर आए नेपाल की। और अगर वो भारत की पक्षधर होगी तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। वरना हम नेगोशिएट किसी से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु हो सकता है कि इस समय चेंज जो है वो वेलकम चेंज होकर आए इस समय, जो भी है। एक और चीज़ थी वहाँ पर, जैसे कन्वर्जेंस की बात चल रही थी, तो जहाँ तक मेरा जो अनुमान जाता है, वो हो सकता है कि मोनार्की जो है वो वापस आती मुझे दिखाई दे रही है, पॉसिबिलिटी है। तो आप सही अनुमान लगा रहे हैं कि मोनार्की वापस आ सकती है, और सरकार अगर भारत की पक्षधर होगी तो ऑफ कोर्स भारत के लिए बेहतर होगा। और जिस तरह के हालात हम बिल्कुल। देख रहे हैं, खास तौर से ऐसे में जब हमारे पोरस बॉर्डर है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो सरकार हो, और इनफैक्ट क्योंकि हम देखते हैं कि नेपाल के थ्रू भारत में किस तरह से लोगों को घुसपैठ हो जाती है और देश विरोधी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो भी ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट रहता है कि अगर कुछ बदलाव आता है तो हो सकता है उस तरफ भी हम कुछ बदलाव देखें। फिलहाल सिचुएशन ये बनी हुई है कि पीएम ओली ने रिज़ाइन कर दिया है, और वो उम्मीद है, जैसे कि खबरें आ रही थी, कि वो देश भी छोड़ सकते हैं किसी भी समय, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। और आगे इस पूरे मामले में जो अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ साझा करेंगे। सर, आपने इस पूरे मामले में हमारे साथ काफ़ी डिटेल से और बहुत अहम पॉइंट्स हमारे साथ इस पूरे जो आंदोलन है इसके पीछे के कारण हमें बताए। उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।